हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम नंदिनी। वेलकम टू आवर चैनल वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं 10th फेब 2023 के करंट अफेयर के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूपी गवर्नमेंट की। ठीक है, यूपी गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करा है जिसका नाम है फैमिली आईडी। वन फैमिली वन आइडेंटिटी, है ना। ये एक लाइव डेटाबेस तैयार करने का काम है इस पोर्टल के माध्यम से, जिससे उन लोगों को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनका फायदा पहुंचाया जा सके जिनके पास राशन कार्ड नहीं है या जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नहीं आते हैं। ठीक है, अब इसके माध्यम से क्या होगा, इसके माध्यम से जो फैमिली है उसको उसकी एक आईडी जनरेट की जाएगी जो उसके जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनकी एक विशिष्ट पहचान को बताएगी। साथ में ही इसके माध्यम से रोजगार, जाति प्रमाण पत्र और भी जो सरकारी दस्तावेज होते हैं, जो कानूनी दस्तावेज होते हैं, उनको बनाने में भी मदद मिलेगी। अच्छा, अब ये जो डेटाबेस तैयार करेगी यूपी गवर्नमेंट, उससे जो लाभार्थी फैमिली हैं उन या जो फैमिली रजिस्टर्ड है ना, जिनको आईडी जनरेट कर दी गई है, उन तक योजनाओं को पहुंचाया जाएगा और एक बेहतर मैनेजमेंट दिया जाएगा। साथ में ही जो योजनाएं हैं उनका समय से पहले या समय के साथ उनका जो है प्रयोग किया जाएगा और एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। नेक्स्ट, 9 फरवरी को नई दिल्ली में डिजिटल भुगतान उत्सव का शुभारंभ किया गया हमारे जो सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। अब ये जो डिजिटल भुगतान उत्सव क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, इसमें स्पेशली G20 के जो ऑर्गेनाइज्ड जो स्टेट या जो उसके शहर रहे हैं उनके ऊपर ध्यान केंद्रित किया गया और साथ में ही G20 सह ब्रांडेड QR कोड और एक कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया गया है। साथ ही डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन देने के लिए जो इसके हितधारक हैं उनका 9 फरवरी से 9 अक्टूबर 2023 के दौरान एक व्यापक अभियान चलाया जाएगा जिसको डिजिटल भुगतान उत्सव के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। और आपको बता दें कि इसके साथ साथ में जो हमारे देश के छोटे व्यापारी, स्ट्रीट वेंडर्स और आम लोग हैं वो किस तरीके से डिजिटली अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं और एक सशक्त डिजिटली सशक्त बन रहे हैं, इसके बारे में भी बात की जाएगी। और डिजिटली भुगतान के लिए जो और दूसरे मिनिस्ट्रीज हैं या दूसरे स्टेट्स हैं वो किस तरीके से एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इसको भी बताया जाएगा 9 फरवरी से लेकर 9 अक्टूबर तक चलने वाले डिजिटल भुगतान उत्सव में। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनटीपीसी लिमिटेड के बारे में, जिसको एटीडी बेस्ट अवार्ड 2023 दिया गया। ये अवार्ड एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट एटीडी यूएसए के द्वारा प्रदान किया जाता है। ये अवार्ड जो है स्पेशली कंपनियों को, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की हो, वो किस तरीके से अपने उद्यम में प्रतिभा का विकास प्रदर्शित करती हैं इस बात पर दिया जाता है। एनटीपीसी को 5 टाइम ये अवार्ड पहले ही मिल चुका है और ये जो अवार्ड इसको मिला है वो 6 टाइम वाला है, यानी छठी बार का प्रतिभा विकास के क्षेत्र में उद्यम सफलता के लिए एनटीपीसी को अवार्ड दिया गया है। एनटीपीसी क्या कर रही है, तो एनटीपीसी का जो रवैया है वो इको फ्रेंडली रहा है। साथ में ही वो अपने कर्मचारियों का स्किल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से करती है। क्रिएटिविटी जो उसकी टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने कर्मचारियों को ट्रेंड भी करती रहती है समय समय पर। अच्छा, ये जो अवार्ड है वो सभी यानी छोटे बड़े प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, गैर लाभकारी संगठन सबके लिए होता है। ठीक है, यहाँ पर हम एनटीपीसी के बारे में बात करेंगे जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है, तो गुरदीप सिंह जी हैं। भारत की जो बिजली उत्पादन कंपनियां हैं उसमें सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है भारत सरकार की, तो एनटीपीसी है, जिसकी स्थापना 1975 में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से करी गई थी। और आपको बता दें कि इस बिजली कंपनी का एक बहुत बड़ा बिजली प्लांट है, पावर प्लांट है, जिसका नाम है जो मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में है। ठीक है, और ये भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है जिसकी जो कैपेसिटी है बिजली उत्पादन की वो 4760 मेगावाट है ना। और ये एक ऐसा संयंत्र है, ये एक ऐसी कंपनी है जो कोयले पर आधारित बिजली उत्पन्न करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सलमान रुश्दी के बारे में, जो भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक हैं। इनकी एक बुक आई है जिसका नाम है विक्ट्री सिटी। अच्छा, इन्होंने जो ये बुक लिखी है वो 14th सेंचुरी की एक महाकाव्य कहानी है जो
जिसमें एक महिला की स्टोरी है जो किस तरीके से अपने शहर पर शासन करने के लिए पूरी दुनिया को चुनौती देती है। और ये जो उपन्यास इनके द्वारा लिखा गया है, सलमान रुश्दी के द्वारा, या महाकाव्य जो लिखा गया है, वो जो भारतीय संस्कृत में लिखी गई एक ऐतिहासिक महाकाव्य है, उसका ही अनुवाद है। इसमें एक अनाथ लड़की होती है जिसका नाम है पंपा कंपाना, है ना। उसकी जादुई शक्तियों के बारे में, उसकी महत्वाकांक्षाओं के बारे में लिखा गया है। साथ ही आधुनिक भारत को विस्नगा नाम से इसमें बताया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं तुर्की के बारे में। तुर्की में हम सबको पता है कि 6 फरवरी को भूकंप आया, जिससे तुर्की और सीरिया वाला जो एरिया है वो काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। और अब तक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 15,000 से अधिक के लोग मारे गए हैं। रिएक्टर पैमाने पर 7.8 रिकॉर्ड किया गया है, 7.6 और 6.0 रिकॉर्ड किया गया है। 100 सालों में आने वाला ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली भूकंप था। और तुर्की में अगर भूकंप के कारणों के बारे में बात करें तो तुर्की का लगभग 95% का जो हिस्सा है वो सेंसिटिव एरिया है भूकंप की दृष्टि से। इस्तांबुल और इजमिर के प्रमुख शहर और पूर्वी अनातोलिया का जो क्षेत्र है वो हाई रिस्क की क्षेत्र है भूकंप की दृष्टि से। भारत के बारे में अगर बात करें तो भारत ने तुर्की की सहायता के लिए एक ऑपरेशन चलाया है जिसका नाम है ऑपरेशन दोस्त। अब इसके माध्यम से भारत क्या कर रहा है, तो राष्ट्रीय आपदा मोचन दल यानी एनडीआरएफ की 101 कर्मचारियों की 2 टीमें बनाकर भारत ने वायुसेना की विशेष उड़ानों के साथ कहां पर भेजा है, तुर्की में भेज दिया है। जिसमें ट्रेंड टॉग स्क्वाड होंगे, आवश्यक जो उपकरण होंगे वो होंगे, साथ ही मेडिकल की सुविधा होगी, पैरामेडिक्स की सुविधाएं होंगी। इस ये जो टुकड़ियां गई हैं इनका नेतृत्व कौन कर रहा है, तो कमांडेंट श्री गुरमिंदर सिंह कर रहे हैं। और आपको बता दें कि भारतीय सेना ने तुर्की का जो हटे प्रांत है वहां के इस्केंड्रन में एक फील्ड अस्पताल को भी स्थापित कर दिया है, जो भूकंप से प्रभावित लोग हैं उनका इलाज करवाने के लिए। अब भूकंप का एक परिचय देते हैं, भूकंप कैसे आता है, उसका केंद्र कहाँ पर बनता है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखो, भूकंप का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, पृथ्वी का कंपन, यानी पृथ्वी जब कांप जाती है। पृथ्वी कब कांपती है, पृथ्वी के अंदर क्या है, प्लेटें होती हैं, 7 प्लेट्स हैं जो आपस में मूव करती रहती हैं, ठीक है। कभी कभी ये प्लेट्स टकरा जाती हैं, तो टकराने से जो पृथ्वी के अंदर की जो मैग्मा है, जो ऊर्जा है, वो बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगती है। अब जैसे ही वो ऊर्जा बाहर निकलने की कोशिश करती है तो तरंग जनरेट होती है। वो तरंग जो है पृथ्वी के सभी दिशाओं में या उस पर्टिकुलर एरिया की सभी दिशाओं में फैल जाती है, जिससे पृथ्वी कांपने लगती है। और कांपने की वजह से ही क्या होता है, भूकंप आने लगता है। तो जो ये तरंगे होती हैं इनको भूकंपीय तरंगे कहते हैं। भूकंप को नापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है और रिक्टर स्केल पर इसको नापा जाता है। अगर भूकंप के केंद्र के बारे में बात करें तो वो केंद्र जहां पर भूकंप जनरेट होता है उसको हाइपोसेंटर कहते हैं, ठीक है। अब इस हाइपोसेंटर से भूकंपीय तरंगे निकलकर चारों तरफ क्या होती हैं, फैलती हैं। अब ये सबसे पहले वो स्थान जहां पर भूकंपीय तरंग सबसे पहले पहुंचती है उसको बोलते हैं अधिकेंद्र या एपी सेंटर। क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र या एपी सेंटर। नेक्स्ट, भारत में जो गुजरात राज्य है उसमें 26 जनवरी 2001 को सबसे भयंकर या सबसे भीषण भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 7.7 की थी। साथ में ही ये विश्व में कब कब भूकंप आया है, किस क्षेत्र में आया है, इसकी एक लिस्ट दी गई है जिसको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जिम्बाब्वे के गैरी बैलेंस के बारे में। किसके बारे में, जिम्बाब्वे के गैरी बैलेंस के बारे में। ये एक इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिनके नाम एक अभी इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है, 2 देशों के लिए शतक जड़ने का रिकॉर्ड। यानी ये ऐसे दूसरे प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने 2 देशों की तरफ से खेलते हुए शतक जड़ा है। ये इंग्लैंड और जिम्बाब्वे दोनों की तरफ से खेलते थे। पहले इंग्लैंड की तरफ से खेलते थे और 2022 में ही जिम्बाब्वे की टीम में शामिल हो गए हैं। इसके पहले का जो रिकॉर्ड बनाया गया है वो केपलर वेसल्स के द्वारा बनाया गया है, जो जो इनके पहले 2 देशों की तरफ से शतक जड़ चुके हैं।
नेक्स्ट बात करेंगे मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण के बारे में, जिसका उद्घाटन किया गया है हमारे ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह जी के द्वारा। ग्रामीण विकास विभाग है जो इस मंत्रालय का, वो 2017-18 से ही देश के सभी ग्राम पंचायतों में मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण करा रहा है और एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया ई ग्राम स्वराज, ठीक है। और इसके माध्यम से 2,69,253 ग्राम पंचायतों की एक प्रोफाइल बनाई गई है जिनका सर्वेक्षण किया गया है। अच्छा, ये जो 22-23 का मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण है, इसका उद्देश्य क्या है? देखो, सबसे पहले तो ये उद्देश्य है कि जो आंकड़े या जो डेटा इकट्ठे होंगे उसके माध्यम से पंचायतवार रैंकिंग दी जाएगी, तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा ग्राम पंचायतों का और रिपोर्ट पेश की जाएगी। साथ में ही ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के लिए जो भागीदारी योजना है ग्राम पंचायतों की, उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। सेवा वितरण की जो सुविधा है उसमें सुधार करने की बात की गई है और स्थानीय स्तर पर जो शासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें भी सुधार करने की बात को की गई है। तो एक ये वार्षिक सर्वेक्षण आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के बारे में, जो मार्च के महीने में स्टारशिप रॉकेट लॉन्च करने जा रही है। और ये जो स्टारशिप रॉकेट है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगी और इसके बाद प्रशांत महासागर के ऊपर उड़ान भरेगी। अब स्पेसशिप एक शक्तिशाली लॉन्च व्हीकल है। ये 100 टन कार्गो को इसके अंदर कैपेसिटी है कि ये 100 टन कार्गो को ले जाने में सक्षम है। इसमें एक सुपर हैवी रॉकेट भी लगा है और साथ में ही चालक दल और कार्गो दोनों को ले जा सकता है, ठीक है ना। जो स्पेस एक्स है उसकी उसका जो लक्ष्य है कि उसकी जो कंपनी है या स्टारशिप रॉकेट है वो चंद्रमा और मंगल तक पहुंचे, ठीक है ना। तो इस स्कीम पर वो काम कर रहे हैं। देखो, भारत का फिनटेक मोबीक्विक यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला पहला फिनटेक ऐप बन गया है, जिसके माध्यम से जो मोबीक्विक ग्राहक हैं वो यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके यूपीआई पिन के माध्यम से व्यापारियों को आसानी से भुगतान कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में ड्रोन के लिए पहला अनमेन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया गया है और ये बताया जा रहा है कि इसमें अत्याधुनिक यात्रा प्रबंधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है, जो प्रति घंटे 4,000 उड़ानें और प्रतिदिन 96,000 उड़ान भर सकता है। साथ में ही ये क्लाउड बेस्ड एरियल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, जो मैन्ड एविएशन एयर स्पेस के साथ साथ में अनमैन्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को भी जोड़ेगा और साथ ही ये जो ट्रैफिक की मैनेजमेंट की जो परेशानियां हैं उसको भी कम करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफेंस मिनिस्ट्री के बारे में। डिफेंस मिनिस्ट्री भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स के लिए मॉड्यूलर पुलों के 41 सेट्स के स्वदेशी निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है और इसके लिए उन्होंने एक समझौता किया है L&T के साथ में, ठीक है। ये एक रक्षा अनुबंध है जिसमें 2,585 करोड़ रुपए का जो एक समझौता है ये किया गया है। कब किया गया है? 8 फरवरी 2023 को डीआरडीओ की सहायता से मॉड्यूलर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा, जिसमें कौन सहायता करेगा? तो लार्सन एंड टूब्रो L&T की सहायता करेगी। हम सबको पता है कि भारत G20 देशों का जो सम्मेलन है वो आयोजित करा रहा है। G20 के 200 विषय हैं, जिसमें से एक विषय है खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए महिला समूह। ओके, तो इस टॉपिक पर जबलपुर में G20 का आयोजन किया गया है। अब किस विषय पर बात की जाएगी? तो इसमें स्पेशली बात की जाएगी कि किस तरीके से महिलाओं के पोषण के ऊपर ध्यान दिया जाए, उनके खाद्य सुरक्षा को किस तरीके से बनाए रखा जाए और उनके विकास का क्या प्रोसेस है, उन सब विषयों के ऊपर बात की गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैरी टाइम इंडिया विजन 2030 के बारे में।
जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज द्वारा प्लान किया गया है। और साथ में आपको बता दें कि मंत्रालय ने बंदरगाहों की कैपेसिटी की वृद्धि के लिए और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1 लाख रुपए से लेकर 1,25,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की योजना बना ली है, जिसका विजन ये है कि विश्व स्तरीय मेगा पोर्ट और ट्रांसशिपमेंट हब बनाया जाए भारत को 2030 तक। इसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया गया है प्लानिंग के साथ में। नेक्स्ट हम बात करेंगे G20 के बारे में। तो G20 का जो U20 है यानी अर्बन 20 है, उसकी बैठक कहाँ पर की जा रही है? तो 9 फरवरी को अहमदाबाद में शुरू करी गई है और ये 2 दिन तक चलेगी, यानी 9 और 10 फरवरी को चलेगी अहमदाबाद में। इसके अंतर्गत 30 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय शहर भाग ले रहे हैं, जो इस बात पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि किस तरीके से जो ये G20 के देश हैं और उनके जो शहर हैं वो आपस में मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। और U20 क्या है? तो देखो, जो अर्बन 20 है उसकी 6 प्राथमिकताएं हैं, यानी उसके जो सब्जेक्ट हैं वो 6 टॉपिक पर काम करता है। पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार करना, जल सुरक्षा, जलवायु वित्त, स्थानीय पहचान, शहरी नियोजन और प्रशासन, शहरी सुविधाओं का डिजिटलीकरण, यानी इन टॉपिक्स को लेकर U20 काम करता है। इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। लाइक करने में प्लीज़ कंजूसी मत करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।